नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रेमपाल सिंह। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं आज के प्रैक्टिस सेट में, और इसमें हम क्वेश्चन उस आधार पर मेंशन करता हूं मैं इनमें क्वेश्चन कि जो आपके पिछले सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहां से जो आपके एग्जाम में अति संभावित प्रश्न है वो चीजें यहां शामिल की जाती हैं और क्वेश्चन के साथ जानकारी भी साझा की जाती है आपके साथ। तो क्वेश्चन एक करेंगे आप, साथ ही साथ नॉलेज आपको कई फैक्ट्स की हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन अगर अच्छे से करते हैं यहाँ, तो एक क्वेश्चन से आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ जानकारी आपको दी जाती है क्लास में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, जो बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते, कुछ लिमिटेड टाइम में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो तैयारी हमेशा जीत की करनी चाहिए। इसकी तैयारी हमेशा जीत की करनी चाहिए, क्योंकि समय बर्बाद नहीं करना है। एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है, एग्जाम की जो जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करते हुए हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो थ्योरी पढ़ना है और साथ साथ प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, विच ऑफ द गिवन सेक्टर इज लार्जली ड्रिवन बाय कंसिडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य जो है समाज कल्याण होता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य जो है समाज कल्याण होता है। समाज का कल्याण ही प्राथमिकता है, बाकी प्रॉफिट कमाना ये प्राथमिकता नहीं है। ये आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2022 में, उसकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये। ठीक है, तो विदेशी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र, तो इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है जिसका उद्देश्य समाज कल्याण है, न कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि मुनाफा नहीं कमाना, सिर्फ समाज कल्याण उद्देश्य हो। तो ऐसा तो भैया ना तो विदेश की कोई कंपनी आके यहाँ समाज सेवा करेगी, ना कोऑपरेटिव सेक्टर है, ना प्राइवेट सेक्टर, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है। जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये उद्देश्य होता है। पब्लिक जो सेक्टर है यानी कि सरकारी जो क्षेत्र है, उसका उद्देश्य होता है समाज कल्याण। ठीक है, उसका उद्देश्य होता है भाई समाज कल्याण। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। पहले का आंसर क्या होगा? सी। अब देखो 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे भारत में, एलपीजी सुधार आए थे, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो तब हमारे यहां जो है ज्यादा कंपनीज प्राइवेट ओपन हो गई थी, तब से जो है प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, विदेश की कंपनी भी भारत में आके काम करने लगी, लेकिन अल्टीमेट इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो केवल सरकारी क्षेत्र ऐसा है जो जनता के हितों को ध्यान में रख के चलता है, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, समाज कल्याण करना होता है। ठीक है भाई, क्लियर? तो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड, सार्वजनिक वस्तुओं की क्या विशेषता होती है? सार्वजनिक वस्तुओं की क्या विशेषता होती है, पब्लिक गुड की क्या विशेषता है? यह भी 2022 फोर्थ शिफ्ट एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो पढ़ लेते हैं। ये वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धी होती हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत होता है इनमें। दूसरा, ये इनकी आपूर्ति सीमित मात्रा में होती है, यानी कि इनकी सप्लाई हमें सीमित मात्रा में मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इनकी सप्लाई चाहिए हो तो मिल जाएगी, नहीं, लिमिटेड रहती है इनकी सप्लाई, जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। तीसरा, कंजप्शन ऑफ वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द कंजप्शन ऑफ अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति उस सामान को उपभोग कर रहा है तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा, उसके लिए भी वो वस्तु अवेलेबल होगी कंजप्शन के लिए।
ठीक है। जैसे मान लो घर में पिज्जा आया और अगर दो भाई हैं तो वो बड़ा आधा आधा बटेगा, एक ही है तो उसको पूरा मिल जाएगा। तो यहां पे जो है पिज्जा क्या हुआ, अगर दूसरा है व्यक्ति अवेलेबल है तो फिर उसे पहले ज्यादा मिल जाता अगर वो अकेले खाता तो, लेकिन अभी दो हो गए तो दो भागों में बट गया, तो जो उसके लिए जो पिज्जा बचा वो कम मात्रा में बचा। लेकिन पब्लिक गुड में ऐसा नहीं होता। पब्लिक गुड में आप जो है कंज्यूम कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके उपभोग करने से वो वस्तु कम हो जाएगी और दूसरे को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो बताओ, ओनली टैक्स पेयर कैन गेट द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड, जो टैक्स देते हैं वही सार्वजनिक वस्तुओं का फायदा उठा पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताओ भाई। तो देखो, पब्लिक गुड एक ऐसी चीज है कि अगर एक व्यक्ति इस्तेमाल करे तो दूसरे पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे रोड है, सड़क, अब सड़क जो है पब्लिक गुड है, सरकारी चीज है सड़क, तो आप इस्तेमाल कर लो सड़क को, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, चौथा कर ले। ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग यूज कर चुके हैं, उस सड़क को इस्तेमाल कर चुके हैं तो 5वां उस पर जा ही नहीं सकता, या 5वें के लिए सुविधा ही नहीं है जाने की, ऐसा तो नहीं है। सबके लिए बराबर है पब्लिक गुड। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इसे बोलते हैं आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। ये जो आईपीआर 1956 है, ये उद्योगों को कितनी कैटेगरी में वर्गीकृत करता है, उद्योगों का वर्गीकरण कितनी कैटेगरी में करता है, वर्गीकरण बताओ। 3, 5, 6, 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, ये 3 भागों में इंडस्ट्रीज को बांटता है। 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, सवाल आपके लिए है, पहला सवाल आज की क्लास का, उद्योगों के प्रकारों के नाम बताइए, उद्योगों के प्रकारों के नाम कौन कौन से हैं, ये सवाल आपको इसका आंसर देना है। और यहां देखो, इसी के साथ अब बात इंडस्ट्रीज की चली है तो मैं यहां पे सेक्टर्स बता देता हूं आपको। हमारी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं, तो एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, इससे रिलेटेड सवाल भी आएगा अभी, है ना, समझ लो इसको, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कृषि शामिल होती है, और कृषि से संबंध रखने वाली चीजें जैसे कि पशुपालन, डेयरी उत्पादन, रेशम उत्पादन, खनन, तो ये आपका प्राइमरी में आएगा। द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं जैसे कि इंडस्ट्रीज से संबंधित, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी क्षेत्र में जो कच्चा माल होता है उसका इस्तेमाल करके द्वितीयक क्षेत्र में मशीनों की मदद से एक नया सामान बनाकर बाजार में बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी क्षेत्र में कृषि में आलू हुए, पोटैटो, आलू का इस्तेमाल करके सेकेंडरी सेक्टर में चिप्स बनाकर और मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में सब इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, जितने भी उद्योग हैं वो सब सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या है, सेवा क्षेत्र में कोई सामान या सेवाएं नहीं होती हैं, सामान नहीं होता है, कोई फिजिकल गुड्स नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ सेवाएं दी जाती हैं और आपसे पैसे लिए जाते हैं। जैसे कि बैंक, रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, ठीक है, और डॉक्टर का क्लिनिक, एडवोकेट का ऑफिस, कॉल सेंटर, और ब्यूटी पार्लर, जिम, हेल्थ क्लब, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर है, जहां आपको कोई सामान नहीं मिलता लेकिन सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, 3 प्रकार के जो उद्योग हैं उनका नाम, और ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू कॉल द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर? उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को क्या कहते हैं? उपभोक्ता के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को क्या कहते हैं? एसएससी सीजीएल में 2022 में चौथी पाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता देंगे फटाफट से। तो टर्सरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, यानी कि तृतीयक उत्पादकता, या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता, या नेट प्रोडक्टिविटी कहा जाता है शुद्ध उत्पादकता, या द्वितीयक प्रोडक्टिविटी कहा जाता है द्वितीयक उत्पादकता। ठीक, तो उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में नया सामान बनाया जाता है प्राथमिक उद्योगों से, जो है रॉ मटेरियल कच्चा माल लेने के बाद, तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा जहां पे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि नए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपका पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 8/12/2022 को एग्जाम हुआ था और चौथी शिफ्ट में पूछा गया है ये सवाल। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसके बारे में आप जानते ही नहीं, तो ये मत सोचना कि ये पूछा नहीं गया होगा, मैंने अपनी मर्जी से शामिल कर दिया। नहीं, जितने भी सवाल यहाँ हैं वो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 2 स्टेट इन विच लैंड रिफॉर्म वर सक्सेसफुल। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहे। उन 2 राज्यों के नाम बताना है आपको जिनके अंदर भूमि से संबंधित जो सुधार किए गए तो वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हुए और उनका असर दिखा। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। तो ए है उत्तर प्रदेश और बिहार, बी है वेस्ट बंगाल और केरला, सी है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, और डी है कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। 4 ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दें। उन 2 राज्यों का नाम बताना है जहां पे भूमि सुधार सफल रहे। तो वो 2 राज्य हैं भाई, पश्चिम बंगाल और केरला। केरल, पश्चिम बंगाल और केरल। 5वें का आंसर हो जाएगा क्या? बी, पश्चिम बंगाल और केरल। यहां पे भूमि सुधार जो किए गए वो सफल रहे। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बात करेंगे हम। अच्छा, एक सवाल आपके लिए, जो हमने अभी बात की थी प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंड्रियल सेक्टर, और तीसरा हमने बात की सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। आपको मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा इनकम किस सेक्टर से होती है? इंडिया की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जब कैलकुलेट की जाती है तो राष्ट्रीय आय में इन तीनों में से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस सेक्टर की है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, और बताना ही है, ये कंपलसरी है क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आप बताओगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, एड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। व्यापार के लिए सहायता या सहायक निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यापार के लिए कौन सी वो चीज है जो व्यापार की लिए सहायता करती है या व्यापार के लिए सहायक है? तो प्रोडक्शन, सेलिंग, बाइंग या वेयर हाउसिंग। क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो सामान जब बन के आ जाए तो उसकी स्टोर करके रखना, और ऐसी जगह स्टोर करके रखना जिससे वो खराब ना हो, तभी तो आप आगे उसको बेच पाओगे। भाई आपने तो इकट्ठा सामान बनवा लिया और गोडाउन में रख लिया, और अब बेचोगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बेचोगे तो टाइम लगेगा उसको बेचने में। तो इसके लिए जरूरी है कि वो सामान सही जगह पर, सुरक्षित जगह पर स्टोर किया जा सके जब तक कि पूरा सेल ना हो जाए। तो व्यापार करने के लिए सबसे ज्यादा सहायक है वेयर हाउसिंग।
जो वेयर हाउस बने होते हैं जहां पे हम स्टोर करके रखते हैं चीजों को। ठीक है, अब कोई खराब होने वाली चीज नहीं है तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत कमी भी होगी वेयर हाउस में तो चलेगा, लेकिन जो चीज आसानी से खराब हो जाए बहुत कम समय में, तो उसके लिए तो एयर कंडीशनड, जैसे आलू पटेटो होते हैं खेती में, तो किसान क्या करते हैं किसान सोचते हैं जब आलू का भाव बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, तब हम बेचेंगे, लेकिन तब तक उसको स्टोर रखना ये तो अपने आप में चैलेंज है। क्या घर पे आलू रख सकते हैं? खराब हो जाएंगे। तो हम कहां जाते हैं? कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं उनको जमा करने के लिए। जब रेट बढ़ जाते हैं तो कोल्ड स्टोरेज से आलू निकालकर हम बेच देते हैं। कोल्ड स्टोरेज वाला क्या करता है, जितने टाइम के लिए आलू रखोगे आप उसके पास, उतना किराया लेगा वो आपसे नॉमिनल। ठीक है भाई, तो वेयर हाउसिंग बहुत जरूरी है, व्यापार में सहायक ऑक्सिलरी के रूप में काम करती है। आईपीआर 1948 जो हमने अभी डिस्कस किया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं है? किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं है? एकाधिकार समझते हैं, मतलब बेचने वाला एक ही व्यक्ति हो और खरीदने वाले बहुत हो, तो उसी की मनमानी चलेगी और वही रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, समझ गए? जैसे कि इंडिया में रेलवे, इंडियन रेलवे में भारत सरकार की पूरी मोनोपोली है, वही रेट डिसाइड करते हैं, वही किराया डिसाइड करते हैं, कितने का टिकट होगा, क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो भारत सरकार की मोनोपोली किस पे नहीं है? तो देखो एटॉमिक एनर्जी, ये भारत सरकार की मोनोपोली है, इसमें प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है। रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं है, इस पे भी मोनोपोली है। आर्म्स एंड इम्यूनिशन, हथियारों पर भी मोनोपोली है। केवल आयरन और स्टील पर एकाधिकार नहीं है सरकार का, क्योंकि आयरन स्टील में सरकार की कंपनी तो आयरन स्टील के मामले में काम कर ही रही है, साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है, टाटा स्टील, भूषण स्टील, जिंदल स्टील कर रहे हैं ना ये काम। तो आयरन और स्टील सेक्टर पर सरकार का एकाधिकार नहीं है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है 8वां, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 ऑन इंडस्ट्रीज वॉज, जो औद्योगिक नीति 1956 आई थी, जो औद्योगिक नीति 1956 आई थी, उसका उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू गेट डाइवर्सिफाइड, उद्योग जो है विविध होने लगे, डाइवर्सिफाइड होने लगे। बी, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, औद्योगिक उत्पादों में इंडिया जो है आत्मनिर्भर बन गया, ऐसा है क्या? सी, इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ वाज अवॉइडेड, यानी कि भारत में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता था उनके लिए भी आयात से पहले परहेज किया गया। ठीक है, और इंडस्ट्रीज शेयर फॉल इन जीडीपी ड्यूरिंग 1991, 1991 में जो टोटल जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें उद्योगों की जो भागीदारी थी वो क्या हुई? उसमें गिरावट देखने को मिली, उसमें गिरावट देखने को मिली। तो कौन सा इंपैक्ट पड़ा इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रीज? तो इंडस्ट्रीज स्टार्टेड टू गेट डाइवर्सिफाइड, यानी कि उद्योगों में विविधता आने लगी और वो डाइवर्सिफाई होने लगे। ठीक है, 8वें का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो जो औद्योगिक नीति 1956 थी उसका प्रभाव उद्योगों पर क्या पड़ा कि उद्योग जो है डाइवर्सिफाइड होने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ये तो वही आ गया। अब इसमें नॉट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें नॉट पूछा है, पहले पूछा था कौन सहायक है व्यापार के लिए, अब पूछ रहे हैं कौन सहायक नहीं है व्यापार के लिए। तो
इंश्योरेंस सहायक है, वेयर हाउसिंग सहायक है, ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। होर्डिंग, जमाखोरी, जमाखोरी उद्योगों के लिए सहायक नहीं होती। जमाखोरी करके लोग क्या करते हैं, पहले सामान को परचेज करके इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट में कमी आ जाती है फिर उस सामान की, तो रेट बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाएंगे तब वो सामान निकालेंगे और बेचेंगे अच्छे दामों में। ठीक है, तो होर्डिंग जो है व्यापार के लिए सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन सेकेंडरी एक्टिविटीज इंक्लूड, व्यवसाय के संबंध में द्वितीयक गतिविधि में कौन सी चीज शामिल है इन चारों में से? जो हमने बात की प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र, तो उसमें से द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल है? कौन सी चीज है जो द्वितीयक क्षेत्र में आएगी? तो माइनिंग, खनन, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। प्रशासन, ये सेवा क्षेत्र में आएगा। कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य। फिशिंग, मछली पालन, ये प्राथमिक में आएगा। तो भैया सी आंसर हो जाएगा, 10वें का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो निर्माण कार्य हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आते, वो आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में सिर्फ वो चीजें आएंगी जो या तो कृषि हो या कृषि से संबंध रखने वाली चीजें हो। तो खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है क्योंकि ये जमीन खोदकर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना यानी कि सेवाएं देना, तो ये सेवा क्षेत्र में आएगा। फिशिंग, मछली पालन, वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन निर्माण कार्य सी, ये प्राथमिक, ये जो है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। यही बताना है, आपसे पूछा गया है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में कौन सी चीज शामिल होती है। तो ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2022 वाले में पूछा गया आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन डिस्कस किए, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस आप बने रहिए रेगुलर हमारी क्लास होती है रात को 8 बजे, और केवल छोटी क्लास है, 30 मिनट्स की क्लास होती है, लेकिन हम उसमें कोशिश करते हैं अच्छे से चीजें डिस्कस कर पाए तो आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, ध्यान रखना पहली बार में ही सिलेक्शन लेना है आप सबको। हाँ, आप लोग भी, ठीक है भाई, क्लास को शेयर कर दिया करो आप लोग। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास डिस्कस की। डेली मंडे से लेके सैटरडे तक रेगुलर 8 बजे जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, और संडे को 8 बजे 1 घंटे का करंट अफेयर सेशन होता है, जिसमें पूरे वीक की, पूरे सप्ताह की जो इंपोर्टेंट न्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उसकी डिटेल भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए और अट्रैक्टिव क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं। हमारे लिए जरूरी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो वो क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।